ठीक, बैठ जाइए बैठ। तो हम लोग कल कहाँ तक देख लिए थे? जमींदारी व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने लिख लिया था, है ना? पूरा हो गया था। ठीक, तो अब दूसरा लिखिए, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। लिखिए, 1792 में सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने मुनरो की सहायता से नहीं, ये बक्सर युद्ध वाला मुनरो नहीं है, ये बक्सर युद्ध वाला मुनरो नहीं है, ये थॉमस मुनरो, वो हेक्टर मुनरो था। प्रायोगिक तौर पर कैप्टन रीड ने मुनरो की सहायता से बारमहल क्षेत्र में इसकी शुरुआत की। बारमहल क्षेत्र में इसकी शुरुआत की। 1820 में थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रांत में लागू किया। मद्रास प्रांत में लागू किया। विशेषता, पहला पॉइंट लिखिए, रैयतों का भूमि पर मालिकाना हक बना रहा। रैयतों का भूमि पर मालिकाना हक बना रहा। इसे वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय, ट्रांसफरेबल बनाया गया। भू राजस्व वसूली के लिए या भू राजस्व के लिए सरकार ने सीधा किसानों के साथ समझौता किया। किसानों के साथ समझौता किया। अगला पॉइंट लिखिए, जमींदारी बंदोबस्त की तरह यहां भी रैयतों को भू राजस्व निर्धारित समय से पूर्व जमा कराना पड़ता था। अगला पॉइंट लिखिए, करों के निर्धारण के लिए अपेक्षाकृत वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई। वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड अपनाई गई। इसके अंतर्गत भूमि का सर्वेक्षण किया गया।
साथ ही कुल उपज में लागत को हटाकर शेष बचे राजस्व का निर्धारण किया जाता था। अगला पढ़ लीजिए। करों की दर लागत निकालने के पश्चात लागत निकालने के पश्चात 50% से अधिक निर्धारित नहीं किया जा सकता। 50% से अधिक निर्धारित नहीं किया जा सकता था। लेकिन व्यवहार में रैयतों से ज्यादा वसूला गया। अगला पॉइंट लिखिए। इस बंदोबस्त में प्राकृतिक संकट जैसे अकाल या अन्य त्रासदी के लिए प्रावधान थे। परंतु व्यवहार में बहुत कम ही देखने को मिलता था। अगला पॉइंट लिखिए। जमींदारी बंदोबस्त के विपरीत 30 वर्षों के बाद करों के पुनः निर्धारण का प्रावधान था। करों के पुनः निर्धारण का प्रावधान था। कारक देख लेते हैं इसका। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से होने वाले आर्थिक नुकसान। पहला इसमें आर्थिक कर लीजिए पहले से। आर्थिक कारक इसमें देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से होने वाले आर्थिक नुकसान। दूसरा पॉइंट लिखिए। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारत को
बाजार एवं कच्चे माल के स्रोत के रूप में परिवर्तित करने का दबाव वैचारिक कारक करके लिख लीजिएगा। लिखिए, उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव इसके अंतर्गत भूमि पर रैयतों का मालिकाना हक रैयतों के मालिकाना हक का समर्थन रैयतों के मालिकाना हक का समर्थन अगला पॉइंट लिखिए, भू राजस्व के निर्धारण में ब्रिटिश विचारकों का प्रभाव और हम परिणाम देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। देखिए, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने यह व्यवस्था लागू की थी उसमें काफी हद तक सफल रही। अगला पॉइंट लिखिए, हालांकि प्रशासनिक खर्चों में बढ़ोतरी के कारण सरकार को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा या आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ा। अगला पॉइंट लिखिए, इसे में व्यवहार में छोटे किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों का व्यापक शोषण हुआ। कृषक विद्रोहों तथा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। आगे लिखेगा जमींदारों पर प्रभाव। नहीं, जमींदार तो यहाँ नहीं है, यहाँ अब किसान है, तो लिखे किसानों पर प्रभाव। जमींदारी बंदोबस्त की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े एवं मझोले किसानों की स्थिति बेहतर रही।
अगला पॉइंट लिखिए, सैद्धांतिक तौर पर भूमि पर रैयतों के मालिकाना हक को मान्यता दी गई। मान्यता दी गई। अगला पॉइंट इसी में लिखिए, हालांकि जमींदारी बंदोबस्त की तरह यहाँ भी छोटे किसानों की आय में गिरावट आई तथा अधिकांशतः किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों को ऋणों के जाल में फंसना पड़ा। ऋणों के जाल में फंसना पड़ा। चलिए, ये हो गया। अब आप तीसरा जो था महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए, (1819) में हॉल्ट मैकेंजी नामक अधिकारी ने सर्वप्रथम लागू करने का सुझाव दिया। तथा 1822 में सर्वप्रथम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध वाला इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। (1833) में, अगला पॉइंट, 1833 में मार्टिन रीड ने उत्तर भारत में महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया। विशेषता इसका हम देख लेते हैं अब। देखिए, विशेषता, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह रैयतों का भूमि पर मालिकाना हक रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह रैयतों का भूमि पर मालिकाना हक बना रहा। हालांकि राजस्व वसूली के लिए समस्त गांव या महाल को एक इकाई मान लिया गया। तथा ग्राम प्रमुख या लंबरदार
से भू राजस्व वसूली के लिए समझौते किए गए। लंबरदार से भू राजस्व के लिए वसूली, भू राजस्व के वसूली के लिए समझौते किए गए। हाँ ठीक, आगे लिखिए इसी में। जो रैयत भू राजस्व की अदायगी नहीं करता था, ग्राम प्रमुख उसे भूमि से बेदखल कर सकते थे। उनके पास ये राइट था, भूमि से बेदखल कर सकते थे। दूसरा पॉइंट लिखिए। सर्वप्रथम इसी बंदोबस्त में रजिस्टर एवं मैप मानचित्र का प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट लिखिए। महालवाड़ी के क्षेत्र नहीं, महालवाड़ी के शेष प्रावधान कमोवेश रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही था। हो गया। अब हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, तो आप क्वेश्चन लिखिए। 3-4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसको आपको अटेम्प्ट करना है, खुद से कोशिश करना है लिखने का इसको। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? इसे क्यों लागू किया गया था? इसे क्यों लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त के परिणामों का भी संक्षिप्त में वर्णन करें। संक्षिप्त में वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, ब्रिटिश भूराजस्व के विकास पर निबंध लिखें। तीसरा प्रश्न पर निबंध लिखें। तीसरा प्रश्न, ब्रिटिश भूराजस्व बंदोबस्त का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश भूराजस्व बंदोबस्त का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? चौथा प्रश्न लिखिए। ब्रिटिश भूराजस्व नीति
मुख्यतः ब्रिटिश हितों से संचालित थी, न कि कृषि के विकास से, न कि कृषि के विकास से। टिप्पणी करें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कृषि के लिए इसमें भू राजस्व नीति तो जो आया था, जैसे भू राजस्व वसूली के लिए जो भी ये सब व्यवस्था हुआ था, अब उन लोग धीरे धीरे जब ये हो गया तो उन लोग के मन में आया कि भाई अब कृषि का वाणिज्यिकीकरण करते हैं, कॉमर्शियलाइजेशन करते हैं। क्यों करते हैं? हाँ, अभी तक कृषि जो हो रही थी उस समय, वो निर्वहन कृषि एक तरह से हो रही थी कि खाने पीने के लिए ही बस इतना ही उपजाया जाएगा, वैसा ही उत्पादों को उपजाया जाएगा जिनका उपयोग बस खाने पीने के लिए किया जाए। अब इनके मन में आया कि नहीं, हम अब इसका उपयोग, कृषिगत वस्तुओं का उपयोग सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए नहीं, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं करेंगे, अब इनका उपयोग हम व्यापार के लिए करेंगे। अब क्या करेंगे? व्यापार के लिए करेंगे। धन कमाने की मंशा इसमें शामिल थी। तो हम लोग देखेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले क्या है, क्यों है, और इसका परिणाम देखेंगे आखिर में। तो क्या है, तो हम लोग यही समझ लिए। वाणिज्यीकरण का अर्थ क्या हो गया कि अब व्यापार के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। कृषि का, कृषिगत जो उत्पाद है उसका हम लोग कह सकते हैं कि अब बेचेंगे और उससे धन कमाएंगे। सीधा सीधा यही मतलब हो गया। ठीक है, तो क्या है, तो यही हो गया। अब क्यों लाया गया? तो इसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां थी। पहला तो उनका यही तो मोटिव था कि पैसा कमाना है भाई साहब, जो सीधा बात, साफ बात है, धन कमाना है। ठीक है, और चीजें ये थी कि इस काल में जो लास्ट जो है, मतलब कह सकते हैं कि 1860 से 1900 का समय, 1860 से 1900 का समय, इस काल में, या कह सकते हैं कि 19वीं सदी में, आप पूर्ण रूप से कर लीजिए कि 19वीं सदी में यूरोप में देखा गया कि जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके खाने पीने की व्यवस्था भी तो करनी होगी। ठीक है, तो
क्या हुआ कि खाद्यान्न की व्यवस्था करने के लिए भी ये एक मतलब ये महत्वपूर्ण कारण बना। दूसरा था कि औद्योगिक क्रांति वहां है इसी समय, तो औद्योगिक क्रांति हो गया दूसरा। तीसरा है कि 1860 से लेकर के 64 में अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा है। तो भाई अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा है, उससे भारत का कृषि का वाणिज्यकरण से क्या संबंध है? तो संबंध है। अमेरिका से कपास खरीदता था ब्रिटिश, अंग्रेज या ब्रिटेन कह सकते हैं, वहां से कपास ये इंपोर्ट करता था। अब जब यहाँ गृह युद्ध चल रहा है तो वो कपास खरीद नहीं पा रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं से तो खरीदेगा। तो ये कपास के लिए अब भारत पर जोर देने लगा। यहाँ इसकी कृषि की मतलब कह सकते हैं कि यहाँ जोर देने लगा कि अब इसका कृषि को यहाँ बढ़ाइए। तो ये सब 3-4 कारण ऐसा बना। और एक प्रमुख ये भी कह सकते हैं कि इस समय जो ट्रांसपोर्टेशन का जो है डेवलप हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम जो है, जैसे उस समय कह सकते हैं इस समय रेलवे का बड़ा विकास हो गया था, ठीक ठाक विकास हो गया था भारत में, ठीक है। 1853 में तो आप जानते ही हैं मुंबई से थाने के बीच चला था। तो मतलब यही काल है कि रेलवे का विकास हो गया है। और रेलवे का विकास यानी कि सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए भी बड़ा अच्छा साधन है। तो ये सब चीज मिलके ऐसा परिस्थिति तैयार किया जो कि कॉमर्शियलाइजेशन के लिए अनुकूल परिस्थिति बनकर सामने आए। अब इसका परिणाम जो है, तो परिणाम क्या हुआ कि उनके लिए तो फायदेमंद साबित हुआ ही है। हाँ, उनके लिए उन्होंने भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में मतलब कच्चे माल के निर्यातक के रूप में बनाकर ऐसा छोड़ दिया कि बस आप कच्चे माल का बाजार है, ठीक है, आप हमको बस सामान दीजिए, यही वाला हाल हो गया था उस समय। अच्छा, ऐसा एक चीज और भी है कि भारत से जो वस्तुएं ब्रिटेन जा रही थी उस पे बहुत ज्यादा मात्रा में कर लिया जा रहा था। देखिए, ये कच्चा माल यहाँ जो जा रहा है इस पर बड़ा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, या कच्चा माल कर सकते हैं या तैयार माल भी जो जा रहा है बड़ा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ कर लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ से जो वस्तु आ रहा है, क्योंकि ये तो इनका सामान है, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है, या कह सकते हैं कि क्राउन का, मिला जुला के ब्रिटेन का है। तो यहां से जो सामान भारत आ रहा है उस पर न के बराबर कर लिया जा रहा है। अब ये भेदभाव के कारण यहाँ के जो छोटे किसान थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। क्या हुआ? उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। जाहिर सी बात है कि छोटे किसान का जो मतलब प्रभाव क्षेत्र होता है या जो भी उनका बिजनेस एरिया होता है बहुत ज्यादा वाइड तो होता नहीं है, कुछ किलोमीटर, कुछ गांव, ज्यादा कुछ शहर, यही तो हुआ। अब ये जो है कॉमर्शियलाइजेशन जब सामने आया तो इसने राष्ट्रीय बाजार के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ भी संबंध स्थापित हुआ। अब ये बेचारा जो प्राथमिक किसान है
या छोटे किसान है, ये सब इन सब चीजों से अनभिज्ञ है। अभी इसके लिए ये तैयार था ही नहीं, कोई चीज का कोई समझ ही नहीं है, और ये बेचारा बर्बाद हो गया इसमें। ठीक है। तो और भी अगर जो बात हम कह सकते हैं कि शुरुआत इसमें किया गया था, एक चीज यह भी कहा गया था कि इससे कृषि की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, कृषि ऊपर आएगा। पर उनका जो मेन मोटिव था वो तो दूसरा था, तो कृषि ऊपर आएगा कैसे? मेन मोटिव तो उनका बस था कि किसी तरह फायदा उठाओ, धन निकालो यहां से। ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने नाम मात्र का कुछ उपाय भी किया था। पहले तो दिक्कत ये था कि उन्होंने ना कोई गुणवत्तापूर्ण बीज का उपयोग किया। कृषि को ऊपर लाना तो भाई साहब आप आधुनिक मशीनों का उपयोग कीजिए, गुणवत्तापूर्ण बीज का उपयोग कीजिए, सिंचाई का प्रचुर व्यवस्था कीजिए। तो न गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराए गए, न आधुनिक मशीनों का किसी तरह प्रयोग देखा गया। बस सिंचाई के नाम पर रैयतवाड़ी जो क्षेत्र था, या कह सकते हैं पंजाब ये सब वाला इलाका, तो इधर बस नाम मात्र की सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, वो भी आखिरी। तो कुल मिलाकर ये छोटे किसानों या प्राथमिक किसानों के लिए अभिशाप बनकर सामने आया। छोटे उद्योगों के लिए भी ये बड़ा हानिकारक साबित हुआ। लेकिन जो उद्देश्य उनके मन में था वो तो पूरा हुआ भाई। ठीक है। तो यही कहानी है। अब इसको हम लोग, अच्छा बात भी एक और चीज हम लोग कह सकते हैं, इस दौरान 2-3 अकाल भी पड़ा था। अगर देखें तो इस दौरान उड़ीसा में बड़ा भयानक अकाल पड़ा था। उड़ीसा हो गया, दक्षिण भारत में हो गया, ये सब में बहुत भयानक अकाल आया था। करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे, करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। लेकिन ब्रिटिश कंपनी को या ब्रिटिशर्स को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। आप मरते हैं मरिए, लेकिन जो खाद्यान्न का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं अपने लोगों के लिए, वो हम ले जाएंगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई थी, सोचिए। ठीक है। तो अब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा आज कर लेते हैं, बाकी जो होगा कल देख लेंगे। ठीक है। जहां तक होता है 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं, इसके बाद चलिए लिखिए क्या है। सामान्यतः या बोलचाल की भाषा में, कृषि का वाणिज्यीकरण से आशय है बाजार या मुनाफे को ध्यान में रखकर की जाने वाली कृषि। आगे लिखिए। विशिष्ट अर्थों में कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ
पूंजीवादी कृषि से है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की व्यवस्था या हाँ व्यवस्था कर दिए व्यवस्था कृषि से संबंधित विभिन्न बाजारों का विकास इत्यादि था। ठीक, आगे हम लोग कल देख लेंगे इसके बारे में। हम लोग समझ तो लिए ही हैं, अब कल हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।